नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज फिर मैं उपस्थित हूं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्य को लेके हम लोग निकले हैं, और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, वीडियो बना दिया है। उसी टॉपिक पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से इसमें प्रश्न पूछता है और इसमें जो आजकल नए नए प्रश्न बना के पूछता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको चर्चा करने से पहले बता दूं आज हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक आप लोग जानते ही हैं, यानी हमने पहले पढ़ लिया है वो टॉपिक। कॉग्निशन डेवलपमेंट, यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये क्या है, ठीक है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दरअसल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जानिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आज इसमें मिलेंगी समरी के रूप में, और हम ज्यादा समय इस पर नहीं देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया है और आप लोगों ने देखा भी है। तो आज हम चलिए इस पे चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, पियाजे या पाइगेट का सिद्धांत है, ये तो आपने जानते ही हैं आप इसको। इसी को हम पाइगेट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीजें कंफर्म है, पियाजे या पाइगेट का सिद्धांत है। 1896 इनका जन्म की अगर हम बात कर लें, 1896 स्विस मनोवैज्ञानिक हैं ये। स्विस मनोवैज्ञानिक यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं ये, जीन पियाजे। और जीन पियाजे दरअसल आप इतना जानिए कि ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञान पर अपने लेख लिखे, अपना विचार दिया। संज्ञानात्मक विकास दरअसल 1960 के पहले संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान का कुछ अर्थ ही लोग नहीं जानते थे। ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर संज्ञान भी कुछ होता है या संज्ञान किसे कहते हैं। और जीन पियाजे ने 1920 में ही इस पर कार्य करना शुरू कर दिया था, और उनके जो कार्य थे, उनके अपने जो बच्चे थे, उसी पर उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और उसी के आधार पर यह माना था कि बालकों में भी, बच्चों में भी जिस तरह से अन्य विकास जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक, ये सारे विकास जो देखने को मिलते हैं, उसी तरह से ये कॉग्निशन डेवलपमेंट भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है। संज्ञानात्मक विकास भी अन्य विकास की तरह निरंतर चलता रहता है, ठीक है। ये तो चीजें कंफर्म है। अब देखिए, दरअसल इनके जो ये विकास का सिद्धांत था, इस पर बल कब मिला? तो बल 1963 में मिला। वो भी कैसे मिला? जॉन फ्लावेल की पुस्तक थी। जॉन फ्लावेल की पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। ये जॉन फ्लावेल की एक बुक थी। क्या बुक का नाम था? पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक।
इसी बुक से मनोवैज्ञानिकों में, जितने भी इस क्षेत्र से रिलेटेड लोग हैं, उनके जहन में इस तरह का एक सवाल आया, इस तरह की चर्चा परिचर्चा होनी शुरू हो गई कि कॉग्निशन डेवलपमेंट भी कुछ होता है। ठीक है, वहीं से जीन पियाजे चर्चा में आए और उनका सिद्धांत काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, देखिए ये जो पियाजे का दरअसल मनोविज्ञान है या संज्ञानात्मक विकास है, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो ये सीधे सीधे क्या कहता है, संज्ञान यानी संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात कर लें तो संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ, यानी व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। जन्मजात प्रक्रियाओं यानी जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो जन्मजात जो संरचनाएं होती हैं वह प्रक्रियाएं होती हैं, उनके साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर यह निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी एक सेकंड, थोड़ा सा तकनीकी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। चलिए आगे, जो पियाजे का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, अभी तक तो ये तो कंफर्म हो गया कि पियाजे की प्रसिद्धि कब मिली। जॉन फ्लोवेल की किताबें थी, पुस्तक था, 1963 में उन्होंने प्रकाशित किया था पियाजे का विकास या पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, उसी के आधार पर जो है इनको प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पियाजे का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। प्रकार्यात्मक सिद्धांत की हम बात करते हैं, पियाजे का प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है। देखिए, ये जो पियाजे का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रायः प्रकार्यात्मक सिद्धांत को दो रूपों में बांटा गया है। पहले को संगठन माना जाता है और दूसरे को अनुकूलन माना जाता है। यानी संगठन और अनुकूलन दो चीजें हैं इसमें। अब संगठन क्या होता है, आपने देखा है संगठन यानी संगठित होना। संगठित होना यानी प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित करना ही संगठन कहलाता है। यानी प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित करना या एकत्रित करना। ठीक है, एकत्रित करना, ये संगठन कहलाता है। यानी प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित करना या एकत्रित करना प्रायः जो है संगठन के रूप में देखा जाता है। और अनुकूलन क्या होता है, यानी समायोजन करने में सहायता पहुंचाना। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं समायोजन में सहायता करना। ठीक है, समायोजन में सहायता पहुंचाना। ठीक, अब ये जो अनुकूलन होता है, ये अनुकूलन मुख्यतः दो रूपों में देखा जाता है। इस अनुकूलन को हम मुख्यतः दो रूपों में देखते हैं। दो रूप क्या होता है इसका, देखिए ऐसे बात होती है। ठीक है, दो रूप, पहले को हम आत्मसातन कहते हैं, एसिमिलेशन, और दूसरे को समंजन कहते हैं। पहला आत्मसातन है, दूसरा समंजन है। आत्मसातन का मतलब स्वीकार करना, आत्मसात करना, और समंजन का मतलब है समायोजन करना, एक्मोडेशन है। यानी आत्मसातन का मतलब है कि नए ज्ञान, नए अनुभव को पुराने अनुभव से
संबंधित करना। ठीक है, नए अनुभव को पुराने अनुभव से संबंधित करना, ये आत्मसातन कहलाता है। जैसे आप सोचिए कि कोई नया अनुभव हो और उस नए अनुभव पर हमें कोई पुराना अनुभव हमें मिला रहा हो, उन दोनों में जब हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, संबंधित कर लेते हैं, तो वह हमारा आत्मसातन कहलाता है। और समंजन का मतलब होता है समायोजन स्थापित करना। समायोजन यानी ये आत्मसातन की पूरक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। यानी आत्मसातन की एक पूरक प्रक्रिया समायोजन समंजन के रूप में देखी जाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब हम सीधे सीधे कह लें संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। ठीक, अब देखिए, अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे आपको संगठन क्या कहता है? संगठन को यानी हम इसको ढांचा भी कहते हैं। ये ढांचा है आपका, रूपरेखा है। ठीक, इसको हम ढांचा कह लें या रूपरेखा कह लें। ठीक है, ये ढांचा रूपरेखा यानी प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित करना, एकत्रित करना। ठीक है, जैसे दूध चूसने वाला कोई बच्चा हो। ठीक है, दूध चूसने की प्रक्रिया यानी पहले, और जैसे जैसे वह बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे उसको अनुभव प्राप्त होते जाएगा, वैसे अपने दूध चूसने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन, परिमार्जन, मॉडिफाई करते चला जाएगा। ठीक है, तो वह उसका प्राप्त ज्ञान व सूचनाओं को संगठित कर रहा है अपने मस्तिष्क में, अपने ढांचे में, अपने रूपरेखा में वो स्टोर कर रहा है। यानी जितनी भी सूचनाएं होती हैं, प्रायः उन सारी सूचनाओं को हम जो अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं, वही हमारा जो है संगठन या ढांचा कहलाता है। ठीक है, संगठन या ढांचा के रूप में देखा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है? अनुकूलन स्थापित करना। अनुकूलन का मतलब होता है समायोजन स्थापित करना। भैया, हम कहीं जाते हैं किसी परिस्थिति में, किसी परिवेश में, तो सबसे पहले उस परिस्थिति के अनुकूल या तो हम बनते हैं या परिस्थिति को अपने अनुकूल हम बनाते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? यानी अनुकूलन के रूप में देखा जाएगा। हम या तो हम, चूंकि अब हमें समायोजन स्थापित करना है, तो समायोजन दो रूपों में हो सकता है। या तो हम परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएं, या तो परिस्थितियों को अपने अनुसार हम बदल लें। ठीक है, तो ये अनुकूलन दो तरह से होता है, आत्मसातन और समंजन। आत्मसातन का मतलब होता है नए अनुभव को पुराने अनुभव से संगठित करना। जैसे कोई बच्चा हो जो चीजें पहले कभी नहीं देखा हो, या कुछ चीजें, जैसे आदिम सभ्यता का कोई बच्चा है, कभी जहाज नहीं देखा है, क्योंकि वो आदिम सभ्यता का है, उसने चिड़िया पक्षी देखा है। जहाज अचानक देखने पर वह भी उसे चिड़िया ही मान लेता है, ये बहुत बड़ी कोई चिड़िया होगी। ठीक, ये उसका आत्मसातन है। यानी नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान को उसने संबंधित कर दिया। दूसरा समंजन, संतुलन बनाए रखना। अब संतुलन बनाए रखने का मतलब क्या होता है कि ये किसी बच्चे को हम बेबी कहें, वह बाबा समझे लेकिन बेबी जैसा व्यवहार करे, यानी वो अपने आप को बैलेंसिंग कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसे संतुलन बनाना है भैया, समंजन के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्राय आपका अनुकूलन दो रूपों में चलता है, आत्मसातन के रूप में और समंजन के रूप में। गाइस, ये जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, ये कई दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न आपको इससे मिलता है, संज्ञानात्मक विकास से बहुत ज्यादा प्रश्न मिलता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा बहुत डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने डीपली आपको एक वीडियो दे दिया है। अब इसमें जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं, अमूमन उसको हम ढांचा के रूप में मानते हैं, रूपरेखा के रूप में मानते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। भैया, ये शब्द को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये शब्द बहुत ज्यादा आपको मिलता है एग्जाम वगैरह में। स्कीमाटा, स्कीमाटा यानी ये शब्द बहुत आपको मिलता है, यानी यही आपका ढांचा है, इसी को हम
रूपरेखा कहते हैं। ठीक, कार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये चीजें आपको नोट करने की जरूरत है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, अब दरअसल स्कीमाटा पियाजे के अनुसार कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं जन्मजात होती हैं, परंतु वे संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जो जन्मजात अनुक्रिया एवं अनुभव की अंतरक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे दूध चूसने की प्रक्रिया जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात योग्यता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं दूध चूसने की प्रक्रियाओं में, व्यवहारों में कुछ ना कुछ बदलाव होता जाता है। वो हमारा क्या है, स्कीमा के रूप में देखा जाता है, या उसी को हम संज्ञानात्मक संरचना के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। हम इसकी अवस्था के बारे में चर्चा कर लें। अवस्था के बारे में चर्चा कर लें, यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, थोड़ा सा लिखावट कुछ सही नहीं होगा, गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, कुछ नया चीजें नहीं है, हमने एक पहले वीडियो दे दिया है आपको। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, फट से बताइए? 4 अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था को हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। संवेदी पेशीय या इसी को संवेदीय गामक या संवेदी जनित अवस्था। देखिए 4 नाम है इसके, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी जनित अवस्था, या इसी को एक और नाम है कहते हैं, देखिए वो भी दिमाग में आ गया, इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था। तो कुल इतने नाम हैं और इनको हम सीधे सीधे याद कर सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, केवल एक नाम से जान जाए, सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से हम इसको अमूमन जानते हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्था है इसकी उम्र क्या है? देखिए जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, इसकी उम्र का निर्धारण जन्म से लेकर 2 वर्ष के रूप में माना जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष संवेदी पेशीय अवस्था है। अब संवेदी पेशीय अवस्था में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी अब संवेदी पेशीय अवस्था में इंद्रियों के जरिए चीजों को सीखना, चीजों को जानना, ये संवेदी पेशीय अवस्था के रूप में माना जाता है। अब इंद्रियों के जरिए जानने का मतलब क्या है? यानी संवेदी पेशी क्षमता में चलना, बोलना, समझना, वस्तुओं को एक दूसरे से अलग रखना, सुखद दुखद भाव करना, दूरी, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीजें जो है प्राय संवेदी पेशी अवस्था में देखने को मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट हाँ ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद दूसरी अवस्था आएगी। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से लेके 7 वर्ष, आप 6 वर्ष भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 वर्ष भी है ये, और 2 से 7 वर्ष के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये अवस्था क्या होता है? यानी एक प्रकार से इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी संक्रिया प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर करना। कोई विचार अगर हमको करना हो तो प्रत्यक्ष रूप से हम वस्तु को देख लें, इसके बाद फिर हम विचार करें। ठीक, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया।
ठीक है, इसको दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहले को पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और ये आत्मज्ञान की अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और ये 4 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 4 वर्ष और 4 से लेके 7 वर्ष को प्राय जो है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में भाषा, संकेत, चिन्ह, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी बच्चे को हो जाती है। और आत्मज्ञान में एक अंतर्देशी काल होता है, यानी बिना किसी भी प्रकार के तर्क किए ही बातों को स्वीकार कर लेना, प्राय ये आत्मज्ञान के रूप में देखा जाता है। देखिए, अब ये जो चीजें हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष है, आत्मज्ञान 4 से लेकर 7 वर्ष है। प्राय इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी इसी अवस्था में बच्चे में प्राय आत्म केंद्रित भावना का विकास, यानी बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रिता की भावना पाई जाती है। देखिए, अहम केंद्रिता की भावना। ये अहम केंद्रिता की भावना क्या होती है? देखिए, अहम केंद्रिता की भावना का मतलब होता है, अगर कोई बच्चा अहम केंद्रित हो, ईगोसेंट्रिक हो, तो इसका मतलब है कि वह चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देख रहा है। ठीक है, चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखना, अहम केंद्रिता, चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखना। सूर्य प्रकाश क्यों दे रहा है? तो सीधे कहेगा कि हमें गर्म रखने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो उसका एक अहम केंद्रिता हुआ, ईगोसेंट्रिक, चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखना। दूसरे को क्या कहते हैं? जड़ात्मवाद। जड़ात्मवाद यानी निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करना, वो जड़ात्मवाद कहलाता है। तीसरा आता है आपका कृत्रिमतावाद, यानी कृत्रिमतावाद क्या कहलाता है? यानी प्राकृतिक चीजों को भी वो मानव से कृत्रिमता से संबंधित करके देखना। जैसे बिजली क्यों चमक रही है, बादल क्यों गड़गड़ाहट कर रहा है, तो सीधे बच्चा कहेगा कि ये सब किसी मानव का कार्य है, मानव के द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है, अगला आता है रक्षण या अविनाशिता। रक्षण या अविनाशिता, ये रक्षण या अविनाशिता क्या होता है? यानी देखिए, रक्षण या अविनाशिता के रूप में होता है। अब रक्षण अविनाशिता कहता है कि किसी वस्तु का आकार बदल देने से उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी इस अवस्था के बच्चे में भी प्राय ये चीजें जानकारी हो जाती है उसको कि आकार बदलने से वस्तु के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से चीजें रक्षण अविनाशिता के रूप में देखी जाती है। ठीक है, तीसरी अवस्था की हम बात कर लें। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 व 12 वर्ष। ठीक है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष के रूप में देखी जाती है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्राय तार्किकता, अनुमान परक व वस्तुनिष्ठता अधिक देखी जाती है। बच्चा तार्किक क्षमता की तरफ बढ़ने लगता है, वस्तुनिष्ठता की तरफ बढ़ने लगता है, या फिर अनुमान परक चीजें उसमें ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा जैसे अगर ये कहा जाए कि सभी कुत्ते जानवर हैं, तो वह एक कुत्ता है, वह भी जानवर होगा, या 1 फुट बराबर 12 इंच के, तो 12 इंच बराबर 1 फुट के, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और लास्ट जो अवस्था आती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं?
जो हमारी चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, प्रायः इसमें निगमनात्मक तर्क उसमें आ जाते हैं, निगमन के तर्क कर लेता है, प्रायः उसमें ज्यामितीय समस्याओं के समाधान की क्षमता आ जाती है, या प्रायः कुछ इस तरह के निगमनात्मक विचार उसमें आ जाते हैं कि मनुष्य मरणशील है, अर्थात कि सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं वह एक मरणशील ही होंगे, अर्थात जो एक व्यक्ति पर लागू हो रहा है वो पूरे मनुष्य पर लागू होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रायः ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, दरअसल यहां तक तो हम एक नॉर्मली चर्चा कर रहे थे, चूंकि ये चीजें हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि आखिर ये चीजें है क्या, ठीक। अब हमको पढ़ना क्या है, दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो संज्ञानात्मक विकास से अक्सर देखने को मिलती हैं, संज्ञानात्मक विकास में अक्सर आ जाती हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड ये चीजें हैं, आखिर ये चीजें क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक। देखिए, संज्ञानात्मक विकास में जो संज्ञान के सोपान कहलाते हैं, संज्ञान के सोपान, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। संज्ञान के सोपान क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, यानी इसी को हम जन्मजात व्यवहार कहते हैं, जैसे रोना, चिल्लाना, चीखना, पुकारना, ये सारी चीजें जो है, जो व्यवहार मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं, उसी को हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं, अर्थात जन्मजात व्यवहार, ठीक है। चीजें जन्मजात होती हैं वह प्रायः जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक कहलाते हैं। दूसरा, वस्तु अस्थायी, ये गाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु अस्थायित्व, ये समझ जाइए कि यदि आप किसी तरह के अनसॉल्व पेपर उठाएंगे तो इसको आप अवश्य पाएंगे कि वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व होता क्या है, यानी वस्तु के ना देखने पर भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, यानी ये ज्ञात होना कि वस्तु वहीं कहीं है। जैसे लोग कहते ना कि कौवा ले गया, अब कौवा ले गया चीजें, अब बच्चे को अक्षर कहा जाता है कि कौवा ले गया, लेकिन भले हम ये कहते हैं कि वस्तु कौवा ले गया, लेकिन उस बच्चे को ये ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कौवा नहीं ले गया है, वस्तु यहीं कहीं है, वही उसका वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। अर्थात कि वस्तु के ना दिखने पर भी ये ज्ञात होना कि वस्तु वहीं है, ठीक है, वह उसका वस्तु अस्थायित्व कहता है। अक्सर एग्जाम में ये चीजें मिलता है, वस्तु अस्थायित्व क्या है, ठीक है। तो वस्तु अस्थायित्व बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलता है, ठीक, यानी उस वस्तु पर निगाहें टिकी रही, यानी ये वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था के अंतर्गत है, ये भी मैं आपको चर्चा कर दूं। तो ये पहली अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उसी में अक्सर ये पूछता है वस्तु अस्थायित्व के भाव किस अवस्था में दिखाई देते हैं, तो ये पहली अवस्था में दिखाई देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरा आता है जीववाद। जीववाद अर्थात ये तो आप जान ही रहे हैं, जीववाद अभी हमने चर्चा की थी, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करना, वही जीववाद कहलाता है। चाहे वो जो है किसी गुड़िया को, किसी डॉल को कंघी करना, कपड़े पहनाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, चोट से बचाना कि उसको चोट लग रही होगी, ये उसका एक जड़ात्मवाद कहलाता है, ठीक है। जीववाद यानी वही चीजें हैं कि निर्जीव चीजों को भी जीवित समझना,
जैसे इसका एग्जाम्पल जो अक्सर मिल जाता है कि चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, ये जीववाद है बच्चे में, है ना। क्या कहते हैं इसको? चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, है ना। ये बहुत ज्यादा मिलता है आपको, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। वस्तु अस्थायित्व का भी आप नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए। वस्तु कौवा ले गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरा आता है संक्रिया। संक्रिया देख, तीसरा नहीं बल्कि ये चौथा, ठीक है। संक्रिया क्या होता है? किसी क्रिया को दोहराना, ये संक्रिया यानी किसी क्रिया को दोहराना या किसी वस्तु को जोड़कर तोड़ना, यानी जोड़ तोड़ करना, वस्तु में जोड़ तोड़ करना। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा खिलौने ले से खेल रहा है, उस खिलौने के पुर्जे को तोड़ देता है, फिर उस खिलौने को जोड़ने लगता है, तो ये उसका जो है प्रायः संक्रिया कहलाता है, वस्तु को जोड़ तोड़ करना, ठीक है। तीसरा यानी चौथा, पांचवा जो आता है आपका, वह है सबसे महत्वपूर्ण है अपलटावी। अपलटावी या इसी को हम अविलोमीयता कहते हैं, अविलोमीयता, ठीक है। अपलटावी या अविलोमीयता है ये, या इसी को अनुत्क्रमणीयता कहते हैं, अनुत्क्रमणीयता। ये गाइस अक्सर मिलता है। अविलोमीयता क्या है? अविलोमीयता एवं अनुत्क्रमणीयता या अपलटावी, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में प्रायः ये जो है अपलटावी, अविलोमीयता या अनुत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी क्या कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब है गिनती अक्षर या किसी भी प्रकार की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसके मूल स्वरूप पर फिर वापस ना आ जाना, यानी कि पलट नहीं पाना। जैसे हम ये कह दें कि बच्चे को कि ये क्या लिखा गया है, जैसे इसको बता दें, ठीक है, कह दें ये 3 है, ठीक है, 3 को फिर हम 8 लिख दें और उससे कहें कि अब आप वापस अपनी संख्या पे आइए, तो फिर वो जो है 3 नहीं लिख पाएगा, ठीक है। यही उसकी अपलटावी होती है। यानी जो कोई भी संख्या दी हुई होती है, कोई नियम दिया हुआ होता है, कोई सिद्धांत दिया हुआ होता है, उस सिद्धांत पर चलने के बाद फिर वापस नहीं आ पाता बच्चा। जैसे 8 तक पहुंच गया हो तो फिर उसको कहें कि आप 3 को बता दीजिए या ये क्या लिखा है बताइए, तो वो नहीं बता पाता। तो ये प्रायः उसका जो है एक अपलटावी कहलाता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है, अगला आता है जो आपका, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन तो आपने देख लिया है, ठीक है। अनुकूलन यानी एक प्रकार से ये दो रूप में देखा जाता है, एक को आत्मशातन कहते हैं और दूसरे को समंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया था इसका, ठीक। अगला आता है संरक्षण। संरक्षण यानी कंजर्वेशन। संरक्षण क्या कहलाता है? देखिए, संरक्षण के अनुसार अगर हम बात करें तो वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की जो क्षमता होती है, उसी को हम प्रायः यानी भौतिक गुणधर्म वही हो। देखिए, संरक्षण का सीधा सीधा सा बात आप कह लीजिए कि भौतिक गुणधर्म वही हो, परंतु बाहरी आकृतियों में कोई बदलाव हो जाए तो वही उसका जो है संरक्षण कहलाता है, यानी कंजर्वेशन कहलाता है। भौतिक गुणधर्म वही रहना किंतु बाहरी आकृति में परिवर्तन करना, वह उसका संरक्षण कहलाता है। यानी भौतिक गुणधर्म वही हो, परंतु बाहरी वेशभूषा में परिवर्तन, ये आपका क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है या संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अगला आता है संरक्षण अभाव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब नोट करने लायक है। संरक्षण
अभाव। अब संरक्षण अभाव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी अभाव इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण अभाव क्या कहलाता है, यानी मूल आकृति को परिवर्तित कर देने पर पुरानी आकृति को भूल जाना, ये संरक्षण अभाव कहलाता है। यानी मूल आकृति को बदल देने पर पुरानी आकृति को हम भूल जाए। जैसे अगर ये कोई वस्तु हो और उस वस्तु का जो मूल आकृति है यदि उसको हम बदलकर दूसरे रूप में कर दे, गेंद है, गेंद को हम चौरस बना दें, तो बच्चा ये भूल जाता है कि नहीं ये गोलाकृति थी, वो वस्तु गोलाकृति थी। ठीक वही, उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण अभाव। ठीक है, यहां तक तो चीजें ठीक है। अब हम चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दें। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपके लिए, जैसे हम बात कर ले कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, अक्सर एग्जाम में मिलता है इस तरह से कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम गाइस, स्कीम्स कहते हैं या स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा कह लें हम इसको। यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने जो संरचना शब्द दिया था, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, स्कीमाटा कहते हैं। ठीक है, दूसरा मानसिक संरचनाएं, आप नोट करते जाइएगा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया। देखिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी चीजें वही है, स्कीमा, यानी मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने प्रायः स्कीमा शब्द दिया था कि ये स्कीमा है या इसकी माटा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है, पियाजे के अनुसार, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छी चीजें लास्ट में मिलेंगी आपको। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं क्या कहलाती है, इसको भी प्रायः हम स्कीमा कहते हैं। ठीक, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना, ये एग्जांपल आपको बताए थे हम, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि वस्तु में क्या है, ये वस्तु अस्थायित्व है भैया, वस्तु अस्थायित्व। जब बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकाले, जैसे वस्तु को कौवा ले गया, ठीक है, लेकिन वो ये मानता है कि नहीं कौवा नहीं ले गया। ठीक है, मौखिक संवाद अगला पॉइंट है, मौखिक संवाद, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं, जो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं, क्या कहलाता है, आत्मवार्ता कहलाता है। देखिए
पियाजे के अनुसार मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं, कानाफूसी जो अपने आप करते हैं, उसको हम क्या कहलाते हैं? आत्मवार्ता कहलाते हैं, या इसी को हम अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। ये क्या है? ये पियाजे के अनुसार है। लेकिन अगर हम यही दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात यही कर लें तो वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। ये किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। वाइगोत्स्की इसको, यानी जो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, पियाजे ने तो कहा ये आत्मवार्ता है, अहम केंद्रित वार्ता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, ये अहम केंद्रित नहीं है भैया, ये तो व्यक्तिगत वार्ता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार। चलिए दूसरा देखते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा की अवधारणा में बदलाव। देखिए, अगर कोई नवीन जानकारी है, ये तो चीजें बहुत सामान्य सी है, नवीन जानकारी को कहीं शामिल करना हो और वर्तमान स्कीमा की अवधारणा में यदि हम कोई बदलाव लाते हो तो प्राय वो क्या कहलाता है? उसको हम समायोजन के रूप में मानते हैं, ठीक है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना भी आत्मसाती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कथन है आपका, कथन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखिए, जैसे जिज्ञासा पहेली करते समय 5 वर्ष की नज़्मा। जिज्ञासा पहेली करते समय 5 वर्ष की नज़्मा, 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, नहीं यह वाला, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाए, जिसमें यह जूता पूरा बन जाए, जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। यह वार्ता पियाजे के अनुसार है, यह वार्ता पियाजे के अनुसार है। चलिए उत्तर दीजिए। देखिए क्या कहता है, जिज्ञासा पहेली करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। यह वार्ता पियाजे के अनुसार कौन सी वार्ता है? अभी मैंने बताया था, इसी को आत्मवार्ता पियाजे मानते हैं, ठीक है। पियाजे अहम केंद्रित वार्ता मानते हैं, आत्मवार्ता मानते हैं। लेकिन अगर हम बात वाइगोत्स्की का करें, वाइगोत्स्की का करें तो ये क्या मानते हैं? ये व्यक्तिगत वार्ता मानते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। दोनों में इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बच्चा स्वयं से यदि बातचीत करता है तो पियाजे ने उसको आत्मवार्ता कहा, लेकिन वाइगोत्स्की ने उसको व्यक्तिगत वार्ता के रूप में माना, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। तो सब कहने का मतलब यह है कि ये जो आज का वीडियो है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंत तक देखिए, अवश्य ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा गाइस। और इसी तरह का वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे।
समय समय पर। बस निवेदन यही है कि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।